आज हम कुछ दिलचस्प तत्वों की दुनिया में थोड़ी गहराई से उतरेंगे। हाँ। ये सिर्फ वो केमिस्ट्री वाले निशान नहीं है, बल्कि इनकी अपनी अपनी कहानियां हैं, इनका इतिहास है और संस्कृति में भी एक खास जगह है। बिल्कुल बिल्कुल। हर तत्व की अपनी एक पहचान है ना, जो सिर्फ उसके केमिकल गुणों तक ही सीमित नहीं है। हाँ, ये देखना बड़ा मजेदार है कि कैसे इन चीजों ने सोना, लोहा, पारा, इन्होंने कला, साहित्य, मिथकों, यहाँ तक कि सत्ता को भी कैसे प्रभावित किया है। हाँ, कुछ जानी पहचानी चीजें हैं, पर शायद कुछ कुछ अनजाने पहलू भी सामने आएंगे आज। उम्मीद तो यही है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सोना, गोल्ड, हाँ, जिसकी चमक ने तो सदियों से इंसानों को लुभाया है। हाँ, सोने का आकर्षण तो है ही। और ये सिर्फ इसलिए नहीं कि ये कम मिलता है ना? इसका वो पीला रंग, वो चमक, और ये कि हवा पानी से खराब नहीं होता। हाँ, रेजिस्टेंस टू करोजन जिसे कहते हैं। हाँ, ये इसे खास बनाता है। मिस्र के फेरोहों से लेकर स्पेनिश खोजकर्ताओं तक सोना हमेशा पावर और पैसे का सिंबल रहा है। हाँ, वो एल्डोराडो की कहानियां, हाँ। वो सब इसी सोने की चाहत से तो निकली। सही कहा। पर एक दिलचस्प बात ये भी है, देखो, कि सोने का मूल्य हमेशा यूनिवर्सल नहीं रहा। हाँ। सब उसे उतना कीमती नहीं मानते थे। अच्छा। जैसे हिस्पैनियोला के जो टाइनो लोग थे कैरिबियन में, हाँ। वो सोने से ज्यादा ग्वानीन नाम के एक एलॉय, एक मिश्र धातु को ज्यादा महत्व देते थे। ग्वानीन? वो क्या था? वो सोने और तांबे का मिक्सचर था। उन्हें उसकी खास गंध और वो हल्का लाल सा रंग ज्यादा पसंद था, सोने से भी ज्यादा। अरे वाह! तो ये दिखाता है कि मूल्य अक्सर कल्चर पे डिपेंड करता है, आपके नजरिए पर। सही बात है। और सोने को छिपाने की भी बड़ी अजीब कहानियां हैं, जैसे वो नाजी जर्मनी वाली बात। हाँ, क्या हुआ था? दूसरे विश्व युद्ध के टाइम 2 नोबेल पुरस्कार विजेताओं के सोने के मेडल थे, उनको बचाने के लिए एसिड में घोल दिया गया। क्या बात कर रहे हैं? घोल दिया? हाँ, ताकि नाजी उन्हें जब्त न कर सके। और फिर बाद में युद्ध खत्म होने पर उस एसिड से सोना वापस निकाला गया और मेडल फिर से बनाए गए। गजब! सोना सिर्फ गहना या सिक्का नहीं है, ये तो इतिहास और मिथकों का हिस्सा बन गया है। अच्छा, अब बात करते हैं लोहे की, आयरन। ये सोने से बिल्कुल अलग है। हाँ, एकदम अलग। और शायद ये जानकर हैरानी हो कि शुरुआत में लोहा सोने से भी ज्यादा कीमती माना जाता था। हाँ, ये सच है। ऐसा इसलिए था क्योंकि शुरुआती लोहा जमीन से खोदकर नहीं मिलता था, वो आता था उल्का पिंडों से, मीटियोराइट्स से, आसमान से गिरा हुआ। हाँ, तो लोग उसे एक तरह से दिव्य उपहार समझते थे, देवताओं का भेजा हुआ। ओ, जैसे वो तूतनखामेन के मकबरे में मिला खंजर, वो भी तो शायद इसी लोहे का था। बिल्कुल सही, वो उल्का पिंडी लोहे का ही है। और फिर जब जमीन से लोहा निकालना सीख लिया, तब इसकी मजबूती, इसकी कठोरता, वो शक्ति का प्रतीक बन गई। सोचो ना, आयरन लेडी या आयरन ड्यूक जैसे नाम क्यों पड़े? हाँ, सही है, ताकत दिखाने के लिए। और फिर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति, उसमें तो लोहे ने कमाल ही कर दिया। बड़े बड़े पुल, रेल मार्ग, जिन्हें लोहपथ कहा जाता था, हाँ, लोहपथ, सब लोहे से बने। लेकिन लोहे का एक दूसरा पहलू भी है। क्या? जंग, रस्ट। हाँ, वो तो लोहे की कमजोरी है। हाँ, हम तो यही मानते हैं। पर कुछ विचारक थे, जैसे जॉन रस्किन, उन्होंने जंग लगने को बुरा नहीं माना। वो इसे प्रकृति की ओर वापसी का एक जरूरी हिस्सा मानते थे, एक तरह से लोहे का वापस मिट्टी बनना। ये तो अलग ही नजरिया है। और ये भी तो है कि हमारे खून में भी लोहा होता है। हाँ, बिल्कुल। 18वीं सदी में पता चला कि खून का जो थोड़ा धातु जैसा स्वाद होता है ना, मेटालिक टेस्ट, हाँ, वो लोहे की वजह से है। और देखो, मंगल ग्रह मार्स, उसका रंग लाल क्यों है? लोहे के ऑक्साइड की वजह से। हाँ, आयरन ऑक्साइड, जंग ही समझ लो। कितना अजीब कनेक्शन है, युद्ध का देवता, लाल रंग और लोहा, है ना? कमाल का संयोग। अच्छा, अब आते हैं पारे पर, मर्क्यूरी। पारा, ये तो वाकई एक अनोखी चीज है। एक धातु जो तरल है, लिक्विड। हाँ, कमरे के तापमान पर तरल। इसी खासियत ने इसे हमेशा से थोड़ा रहस्यमयी बनाया है। हाँ, जैसे वो जॉन कॉक्टो की फिल्म है ना, ऑर्फी, उसमें हीरो पारे के आईने से गुजरकर दूसरी दुनिया में जाता है। सही। और चीन के पहले सम्राट किन शी हुआंग, हाँ, उनके टेराकोटा आर्मी वाले। हाँ, वही। उनके मकबरे के बारे में तो किंवदंती है कि उसमें पारे की नदियां और समुद्र बहते थे। पारे की नदियां? क्यों? शायद शाश्वत जीवन, अमरता के प्रतीक के तौर पर। और कमाल की बात यह है कि हाल में उस मकबरे के पास की मिट्टी में पारे की मात्रा बहुत ज्यादा पाई गई है, तो शायद कहानी में कुछ सच्चाई हो। अरे वाह! और स्पेन में जो खलीफा थे, उन्होंने अपने महलों में पारे के ताल बनवाए थे, चमकते हुए ताल। स्याह पहलू भी है ना?
इसका जहरीलापन। बिल्कुल, टॉक्सिसिटी ये बहुत बड़ा मसला है। पहले इसे कई दवाओं में, यहाँ तक कि कॉस्मेटिक्स में भी इस्तेमाल करते थे। हाँ, मैंने भी सुना है सिंदूर वगैरह में भी शायद होता था। हाँ, कुछ पारंपरिक चीजों में होता था, पर अब इसके खतरों को देखते हुए इसका इस्तेमाल बहुत बहुत कम हो गया है। तो ये तत्व सिर्फ लैब की चीजें नहीं है, ये हमारी कहानियों, हमारी कला, इतिहास और यहाँ तक कि हमारे डर का भी हिस्सा है। बिल्कुल सही कहा। हर तत्व अपने आप में एक दुनिया समेटे हुए है। उसकी एक केमिकल कहानी है और एक सांस्कृतिक यात्रा भी है। जैसे पारा ही, जो कभी महलों की शान था, अमरता का सपना दिखाता था, और आज उसे स्वास्थ्य कारणों से लगभग बैन ही कर दिया गया है, सिवाय कुछ खास वैज्ञानिक उपयोगों के। अच्छा, जैसे कुछ बहुत बड़ी, बहुत आधुनिक टेलीस्कोप्स होती है ना, उनमें तरल पारे को तेजी से घुमाकर एकदम परफेक्ट आईने, मतलब दर्पण बनाए जाते हैं। यानी आज भी उसका इस्तेमाल हो रहा है, पर बिल्कुल अलग तरीके से। हाँ, तो देखो कैसे एक तत्व का रूप और उसका महत्व समय के साथ बदलता रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये स्रोत हमें दिखाते हैं कि कैसे टिन या सीसा या फिर एल्यूमिनियम, जिन्हें हम शायद बहुत साधारण समझते हैं, वो मानव सभ्यता के सफर में कितने अहम रहे हैं। हाँ, उनका इस्तेमाल कैसे बदला, उन्होंने हमारी दुनिया को कैसे गढ़ा, इसी पर आज थोड़ी बात करेंगे। तो फिर शुरुआत करते हैं टिन से। स्रोत बताते हैं कि पुराने जमाने में जैसे वो फुनीशियन नाविक थे, वो इसे खोजने बहुत दूर दूर तक जाते थे। जाहिर है कांसा बनाने के लिए ये जरूरी था, पर ये मिलता कहाँ था? एक जिक्र आता है कैसेटराइड्स नाम के रहस्यमयी द्वीपों का। हाँ, ये बड़ा दिलचस्प सवाल है ना? मतलब हेरोडोटस जैसे पुराने लेखकों ने इन टिन द्वीपों का जिक्र तो किया है, पर शायद ये एक मिथक ही था। असली स्रोत तो शायद ब्रिटेन का कॉर्नवॉल था। अच्छा, हाँ, और लगता है फुनीशियन इसे थोड़ा गुप्त रखना चाहते थे। हो सकता है वो ब्रिटेन की मुख्य भूमि पर गए बिना ही वो जो सिली द्वीप है वहीं से व्यापार करते हो। और इस पर भी बहस है कि द्वीपों का नाम अयस्क कैसेटराइट से आया या अयस्क का नाम द्वीपों से पड़ा। वैसे संस्कृत में भी शब्द है कस्तीर, जो शायद एशिया की तरफ इशारा करता है। और स्रोत ये भी बताते हैं कि ये धातु अपने आप में बड़ी मिलनसार सी है, मतलब पिघलाना ढालना बहुत आसान। एक मजेदार जिक्र है कि कडलफिश की हड्डी को सांचे की तरह इस्तेमाल करते थे। ये क्या आम बात थी? हाँ, मतलब छोटे मोटे गहने बनाने के लिए ये वाकई एक चालाक तरीका था। रोमन काल में इसका इस्तेमाल होता था, ऐसा जिक्र मिलता है। और इसी आसानी से ढल जाने वाले गुण ने इसे कहानियों में भी जगह दी। जैसे वो हैंस क्रिश्चियन एंडरसन की कहानी है ना, टिन के सिपाही की। हाँ, वो बहादुर सिपाही। बिल्कुल, जो आग में पिघल कर दिल का आकार ले लेता है। ये दिखाता है कि धातु कितनी साधारण है, पर फिर भी उसमें एक टिकाऊपन है, एक इमोशन है। बाद में इसी से प्यूटर जैसी मिश्र धातुएं बनी। हालांकि आजकल टिन शब्द का इस्तेमाल कई बार थोड़ी हे दृष्टि से होता है किसी भी सस्ती धातु के लिए, है ना? सही कहा। अच्छा, अब आते हैं एक ज्यादा भारी, ज्यादा गंभीर धातु पर, सीसा। स्रोत इसे गुरुत्वाकर्षण, मृत्यु और यहाँ तक कि भाग्य से जोड़ते हैं। रोमन इसके पासे बनाते थे, शायद इसके भारीपन की वजह से। कि नतीजा एकदम पक्का लगे। हाँ, हो सकता है। और मध्य यूरोप में वो रिवाज है ना, ब्लैगेशन, जिसमें पिघले सीसे को पानी में डालकर भविष्य बताते हैं। ओ हाँ, वो आकृतियां बनती है। हाँ, बिल्कुल। तो ये धातु वाकई भाग्य और नियति से जुड़ी मानी गई है। और इसका भारीपन और इस पर जंग न लगना, शायद यही वजह थी कि पुराने जमाने में राजाओं और पोप के शवों को सीसे के ताबूतों में रखते थे। अच्छा, ये क्यों? शायद ये सोचते थे कि इससे आत्मा बाहर नहीं निकल पाएगी या फिर शरीर ज्यादा समय तक सुरक्षित रहेगा। रॉबर्ट द ब्रूस का दिल भी तो सीसे के ताबूत में ही है। कमाल है। और शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस में भी तो इसका जिक्र आता है। पोर्टिया के सामने वो 3 बक्से होते हैं, सोने, चांदी और चीसे के। हाँ, और बसानी उस सीसे का बक्सा चुनता है और जीत जाता है। तो इसका मतलब क्या है? कि बाहरी चमक दमक से ज्यादा अंदर की सच्चाई अहम है। बिल्कुल बिल्कुल। शेक्सपियर शायद यही दिखा रहे थे। वो कहता भी है, दाई प्लेननेस मूव्स मी मोर देन एलोक्वेंस। तुम्हारी सादगी मुझे वाक्पटुता से ज्यादा प्रभावित करती है। ये नश्वरता को स्वीकार करने जैसा है। और सीसे के इस्तेमाल में भी कितना विरोधाभास है। एक तरफ तो युद्ध के लिए गोलियां वो शॉट टावर में बनती थीं गुरुत्वाकर्षण की मदद से। हाँ, और दूसरी तरफ ज्ञान फैलाने वाले गुटेनबर्ग के प्रिंटिंग प्रेस के टाइप, वो भी सीसे के थे। सही बात है। विनाश और निर्माण दोनों में। हाँ, यहाँ तक कि रॉडेन की मशहूर मूर्ति है द थिंकर, उसके आधार में भी वजन के लिए सीसा भरा है। और आज के कलाकार जैसे कीफर या गॉर्मले,
वो भी इसके गहरे मतलब भाग्य, विनाश, रचनात्मकता, मृत्यु, इन सब का इस्तेमाल अपने काम में करते हैं। और आखिर में बात करते हैं एल्यूमिनियम की। आज तो ये इतना हाँ। आम है, लगता है हर चीज इसी से बनी है। लेकिन स्रोत बताते हैं कि एक जमाना था जब ये सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती था। ये कैसे? ये सच है। 19वीं सदी के मध्य तक इसे इसके अयस्क बॉक्साइट से निकालना बहुत बहुत मुश्किल और महंगा था। सम्राट नेपोलियन III के बारे में तो कहा जाता है कि वो अपने सबसे खास मेहमानों को एल्यूमिनियम के छुरी कांटों से खाना खिलाते थे। क्या बात है! और बाकी लोग? बाकी सोने चांदी से काम चलाते थे। सोचिए, यहाँ तक कि 1884 में जो वॉशिंगटन स्मारक बना, उसके टॉप पर एक छोटा सा पिरामिड लगाया गया, वो एल्यूमिनियम का था। अच्छा। हाँ, और उस वक्त उसकी कीमत चांदी के बराबर थी। उसे टिफनीज में नुमाइश के लिए रखा गया था। कमाल है। फिर क्या हुआ कि ये इतना मतलब आम हो गया? फिर आई एक खोज 1886 में हॉल हेरल्ड प्रक्रिया। इससे बिजली का इस्तेमाल करके एल्यूमिनियम बनाना एकदम सस्ता हो गया और बस कीमत गिर गई। हाँ, कीमत एकदम गिर गई और ये कीमती धातु से बन गई आधुनिक धातु। हल्की, जंग न लगने वाली, प्रगति और रफ्तार का सिंबल। परिवहन में तो जैसे क्रांति आ गई। गाड़ियां, बसें, वो रेमंड लोवी की डिजाइन की हुई ग्रेहाउंड बस याद है? हवाई जहाज जैसे DC-3, एयर स्ट्रीम ड्रिलर, सब में इसका इस्तेमाल होने लगा। और फिर ये घरों तक भी पहुंच गया? बिल्कुल। इसका साधारणीकरण शुरू हुआ। रसेल राइट के डिजाइनर बर्तन आए, फिर बकमिंस्टर फुलर के वो डोम वाले घर, जां प्रूवे के प्रीफैब घर, सब में एल्यूमिनियम। तो जो चीज कभी राजाओं के लिए खास थी, वो आम आदमी की जिंदगी का हिस्सा बन गई। हाँ, इतनी आम कि 1987 में एक फिल्म आई थी, टिन मैन। उसमें एल्यूमिनियम साइडिंग बेचने वाले सेल्समैन को मजाक में टिन मैन कहा गया था, जबकि वो बेच एल्यूमिनियम रहे थे। ये दिखाता है कि कैसे एक धातु की यात्रा भी इतनी नाटकीय हो सकती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आज हम एक बड़े ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं, रासायनिक तत्व। मतलब जिनसे हमारी पूरी दुनिया बनी है। ये आते कहाँ से हैं, कैसे खोजे गए, क्या कहानियां हैं इनके पीछे? हाँ बिल्कुल। और ये सिर्फ कोई सूखी साइंस की कहानी नहीं है। इसमें इतिहास है, भूगोल है और सबसे बढ़कर इंसानी जिज्ञासा। हम देखेंगे कि कैसे जमीन से निकले मामूली से दिखने वाले पत्थर, मतलब खनिज, नई खोजों की वजह बन गए। अच्छा, तो शुरुआत करते हैं एक थोड़ी हैरानी वाली बात से। कौन सोच सकता है कि यूरोप का एक छोटा सा देश स्वीडन, वो लंदन और पेरिस जैसे बड़े शहरों से भी आगे था तत्वों की खोज में? हाँ, ये सच है। वहां करीब 19 तत्व खोजे गए। 19? कमाल है। और कई के नाम तो सीधे स्वीडिश जगहों से है ना, जैसे वो यत्तरबी गांव, यट्रियम, अर्बियम, टर्बियम, यट्रियम। बिल्कुल। और स्टॉकहोम के नाम पर होल्मियम भी। इसका सीधा कनेक्शन है स्वीडन के खनन इतिहास से। वहां लोहा और तांबे के बहुत बड़े भंडार थे। देश अमीर बना और वहीं से निकले वो रसायन शास्त्री जो खनिजों के विश्लेषण में माहिर हो गए। अच्छा, उन्होंने, आप सोचिए, एक साधारण से दिखने वाले औजार ब्लो पाइप, उसी से विश्लेषण किया। हाँ, ब्लो पाइप। उसी से, और कितने नए तत्व पहचान लिए। मतलब धैर्य और बारीकी का काम था ये। कमाल है। अच्छा, अब एक ऐसे तत्व की बात करते हैं जिसका नाम किसी देश पर नहीं बल्कि पूरे महाद्वीप पर है, यूरोपियम। और दिलचस्प बात यह है कि इसका इस्तेमाल यूरो करेंसी नोटों में होता है। हाँ, वो सुरक्षा स्याही में। सही। अगर नोट को अल्ट्रावायलेट रोशनी में देखें तो यूरोपियम की वजह से सितारे चमकते हैं लाल रंग में। बिल्कुल। और इसका नाम रखना भी उस समय के हिसाब से काफी अलग था, क्योंकि वो दौर था राष्ट्रवाद का, है ना। तत्व देशों के नाम पर रखे जा रहे थे। गैलियम फ्रांस के लिए, जर्मेनियम जर्मनी के लिए। हाँ, सही बात है। तो ऐसे में यूरोपियम नाम रखना वो एक तरह से यूरोपीय एकता की तरफ इशारा था। ये सोचना भी अजीब है कि एक जमाना था जब गैस लैम्प की रोशनी मतलब बहुत मध्यम होती थी। फिर एक वैज्ञानिक आए, कार्ल ऑवर। उन्होंने दुर्लभ मृदा तत्व सीरियम और थोरियम, हाँ, रेयर अर्थ्स जिन्हें कहते हैं, हाँ, उन्हीं के ऑक्साइड से एक गैस मैंटल बनाया और कहते हैं कि रोशनी कई गुना बढ़ गई। ओवरलाइट। बिल्कुल। और उसने शहरों और घरों को रोशन कर दिया। ये एक बड़ी खोज थी उस समय की। और देखिए, इसमें जो सीरियम इस्तेमाल हुआ उसकी खोज का सिरा भी कहाँ जाता है? स्वीडन। हाँ, स्वीडन के महान रसायन शास्त्री जॉन्स जेकब बर्जीलियस। अच्छा। बर्जीलियस सिर्फ तत्व खोजने वाले नहीं थे, उन्होंने तो केमिस्ट्री की भाषा ही बदल दी। आज हम जो तत्वों के लिए सिंबल इस्तेमाल करते हैं, HO, पानी के लिए H2O,
हाँ, वो प्रतीक। वो उन्हीं की देन है। सोचिए, इससे दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए कितनी आसानी हो गई, एक स्टैंडर्ड बन गया। सही कहा। उन्होंने कैटालिसिस, प्रोटीन, ये शब्द भी दिए। आज शायद लोग इतना ना जानते हों, पर उनका योगदान जबरदस्त है। जगहों के नाम पर तत्व रखना तो समझ आता है, पर क्या असली इंसानों के नाम पर भी तत्व रखे गए हैं? हाँ बिल्कुल, गेडोलिनियम और समारियम ये शायद शुरुआती उदाहरण थे। अच्छा, किसके नाम पर? गेडोलिनियम का नाम फिनलैंड के रसायन शास्त्री योहान गेडोलिन के नाम पर, और समारियम का नाम रूसी माइनिंग इंजीनियर वासिली समार्स्की के नाम पर ये तो शायद अपने फील्ड के सबसे बड़े नाम नहीं थे। हाँ, यही दिलचस्प है। शायद खोज करने वालों ने सोचा कि विवाद से बचने के लिए उन खनिजों के नाम पर ही रख देते हैं जिनसे ये मिले, गैडोलिमाइड और समार्स्काइट। अच्छा, तो एक तरह से ये दोनों उन हजारों गुमनाम वैज्ञानिकों और खनिजों के जानकारों के प्रतीक बन गए जो चुपचाप काम करते रहते हैं। और स्वीडन की वो यिट्टर भी खदान, वो तो सच में एक अजूबा है। एक छोटी सी खदान से 7 अलग-अलग तत्व। बिल्कुल, तत्वों का खजाना कह सकते हैं। वो जगह याद दिलाती है कि ये खोजें सिर्फ लैब में नहीं होती, इनका स्रोत जमीन के अंदर है। ये धरती से जुड़ा विज्ञान है। सही। शायद वहां की खास बनावट ने इन तत्वों को एक जगह जमा कर दिया होगा। और ये खोज का सफर तो आज भी जारी है ना। वैज्ञानिक अब लैब में बहुत भारी कृत्रिम तत्व बना रहे हैं। हाँ, बना रहे हैं। पर क्या इन्हें खोजना वैसा ही होता होगा जैसा पहले जमीन से खनिज निकालकर होता था? नहीं, ये बहुत अलग है। इन्हें बनाना बहुत मुश्किल है। कणों को आपस में टकराना पड़ता है जबरदस्त ऊर्जा के साथ, और ये इतने अस्थिर होते हैं कि बनते ही मतलब पलक झपकते ही टूट जाते हैं। अच्छा, तो पता कैसे चलता है? उनके टूटने के पैटर्न से? वैज्ञानिक उस पैटर्न को देख के अंदाजा लगाता है कि हाँ, कुछ क्षणों के लिए एक नया तत्व बना था। ये सिर्फ पीरियोडिक टेबल भरने के लिए नहीं है, ये विज्ञान के मौजूदा सिद्धांतों को परखने के लिए है। जैसे वो स्टेबिलिटी आइलैंड्स की थ्योरी है। हाँ, सुना है कि शायद कुछ बहुत भारी तत्व उम्मीद से ज्यादा स्थिर हो सकते हैं। तो ये ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाना है। तो ये था हमारा आज का विश्लेषण। स्वीडन की खदानों से शुरू होकर तत्वों के नामों की कहानियों से गुजरते हुए और लगातार फैलती आवर्त सारणी तक, हमने देखा कि कैसे विज्ञान, इतिहास और ये धरती सब आपस में जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, और अंत में शायद सोचने वाली बात यह है कि इन तत्वों की उत्पत्ति, इनकी कहानियों को जानने के बाद क्या हम अपने आसपास की चीजों को जो इन्हीं से बनी हैं, क्या हम उन्हें एक नई नजर से, थोड़ी गहराई से देख सकते हैं? उम्मीद है इस चर्चा से कुछ मुख्य बातें समझने में मदद मिली होगी। क्या ये जानकारी उपयोगी लगी? हमें जरूर बताइएगा कि ये चर्चा कैसी लगी और हम इसे और बेहतर कैसे बना सकते हैं। आपके विचारों का इंतजार रहेगा।